हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम आर्डर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है आने वाला है और आप बस ज़ोरों शोरों से उसकी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम का जो लेवल रहेगा वो कैसा भी रहे, आपको जो है 70 या 75 प्लस मार्क्स जो है लेकर आने ही है। अगर हार्ड लेवल रहता है एग्ज़ाम का तो आपको 65 प्लस मार्क्स तो लेकर आने ही होंगे। अगर इजी लेवल रहता है तो आप 80 प्लस भी जो है अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी आपकी प्रेपरेशन पर डिपेंड करेगा कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है लेकर आ सकते हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें फॉलो करके, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करके जो है आप 75 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हो अपने रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं तो जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूं कि जो 2018 का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसको मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद जो है रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन भी किया था। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हर एक जानकारी आपको इस चैनल पे मैं बताता हूँ, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 75 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं अपने रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। दोस्तों, इसके अलावा मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने की थी जिसके कारण जो है मेरा रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। जैसा कि सबसे पहले जनरल साइंस है, 25 मार्क्स की रहेगी। मैथ जो है 25 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर हैं आपके 20 मार्क्स के रहेंगे और जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पोर्शन है वो 30 मार्क्स का रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पास यहाँ पे ऐसे दो टॉपिक हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर दे सकते हैं और वो टॉपिक है मैथ और रीजनिंग। अब कई बच्चे बोलेंगे कि मेरा मैथ तो वीक है, फिर मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकता हूँ। दोस्तों, उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको कैसे आप जो है मैथ की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मैंने मैथ के लिए अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी जाकर दे सकते हैं कि आप कैसे जो है मैथ में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो रेलवे ग्रुप डी में। तो यहाँ भी मैं आपको बताऊँगा। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको इन दोनों के लिए ज़्यादा फोर्स क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ कि जो जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको आते ही नहीं होंगे, क्योंकि जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर ऐसे टॉपिक हैं, इतने वास्ट टॉपिक हैं, इनको कभी भी कंप्लीट पढ़ा नहीं जा सकता। तो कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो हमें आते ही नहीं होंगे। अगर हम उन्हें तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे, अगर गलत हो गया तो वो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है हमारी। इसके उलट जो मैथ और रीजनिंग के टॉपिक हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है टॉपिक हैं। मतलब कि अगर आपके जो टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट पक्के हैं तो आप इसमें जो है पूरे बटा पूरे मार्क्स भी लेकर आ सकते हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने में जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, अभी कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। मतलब कि इन्हीं पे जो है सबसे ज़्यादा समय दे रहे होंगे, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस पे। मतलब कि लूशन पकड़ के बैठे होंगे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सारी चीज़ें पढ़ने में लगे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनको दे रहे होंगे। पर थोड़ा सा अगर सोच समझ के देखा जाए कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर सिर्फ जो है 20 मार्क्स का आने वाला है। अगर आप इस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दे रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि बाकी जो पोर्शन है आप उनकी तरफ देखिए ना। 25 मार्क्स की जनरल साइंस, 25 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग 30 मार्क्स की, आप इन पे फोकस क्यों नहीं करते? आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा समय क्यों लगा रहे हो? ये जो गलती मैं भी करता था, लूशन पकड़ के बैठे रहते थे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सारी चीज़ें पढ़ने में लगे रहते, रिवाइज करने में लगे रहते। अच्छी बात है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, पर इन जो टॉपिक्स हैं, जो बाकी ज़्यादा मार्क्स वाले टॉपिक हैं, उनको भी फोकस करना चाहिए, जैसे कि मैथ और रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, अब एक एक करके सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं कि कैसे कैसे जो है तैयारी करनी है और मैंने कैसे कैसे जो है तैयारी की थी। सबसे पहले जो है रीजनिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 30 मार्क्स की जो है रीजनिंग पूछी जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीजनिंग इतनी आसान आती है कि आप इसमें से जो है 25 से ज़्यादा मार्क्स जो है लेकर आ सकते हो अपने रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। अब बारी आ जाती है कि रीजनिंग को करें कैसे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो रीजनिंग है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पोर्शन है। आपको सिंपली क्या करना है कि अपने कॉन्सेप्ट पक्के करने हैं। अभी जितने भी टॉपिक हैं रीजनिंग में, आपको सब में क्या करना है कि आपको एक टॉपिक पकड़ना है, उसका कॉन्सेप्ट पक्का करना है
उसके बाद उसके 20 से 25 क्वेश्चन जो है निकालने हैं। फिर अगला टॉपिक पकड़ना है, उसका कॉन्सेप्ट पक्का करना है और उसके जो है 20 से 25 क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको सारे के सारे टॉपिक जो है अपने पक्के कर लेने हैं अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो टॉपिक हैं वो बड़े ही ज़्यादा इजी रहते हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसके कॉन्सेप्ट पक्के करने में। अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊँ कि अगर आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का टॉपिक पकड़ते हो, उसका टॉपिक समझने में आपको लगभग आधे से 1 घंटा लग सकता है। ठीक है, अगर आप सीरियस से होकर अच्छे से करना चाहते हो तो आपको आधे से 1 घंटा लगेगा। उसमें जो है आधे से 1 घंटा आपको 20 से 25 क्वेश्चन करने में लग जाएगा। मतलब कि आप लगभग 2 घंटे में जो है अपना जो है टॉपिक पक्का कर सकते हो, अपना कॉन्सेप्ट पक्का कर सकते हो एक टॉपिक का। ऐसे ऐसे करके आप अपने सारे के सारे टॉपिक पक्के कर सकते हो। उसके बाद जो है आप रैंडम क्वेश्चन लगाना शुरू कर देना। दोस्तों अब बारी आ जाती है आपको करने कैसे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आने कौन कौन से टॉपिक है ना, तो उसके लिए सुजेस्ट करूंगा कि या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, या फिर एक आइडिया है कि आप यूट्यूब पे आ जाओ, आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग के। तो इस हिसाब से आपको टॉपिक पता चल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को एक जगह लिख लो कि क्या क्या टॉपिक्स जो है रहने वाले हैं। फिर अब क्या करो, एक एक टॉपिक को पकड़ो, यूट्यूब पे डालो और जिस टीचर का आपको अच्छा लगता है 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें वो आपको प्रश्न भी कराएंगे, आपका टॉपिक भी पक्का कराएंगे। इस तरीके से आपका हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट पक्का होगा। फिर आप इसके बाद जो भी प्रश्न लगाना चाहो आप आसानी से लगा सकते हो। दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो 4 से 5 दिन आपको लग जाएंगे। अगर आप बिल्कुल नहीं आता, अगर आपको रीजनिंग का कुछ भी नहीं आता, आपको 4 से 5 दिन लगेंगे सारे के सारे टॉपिक करने में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट में एक जो है कोर टॉपिक होते हैं, जो बेसिक टॉपिक होते हैं, उनको आपको अच्छे तरीके से करना है जो कि सारी जगह पर यूज़ होते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है ना ABCD Z तक, आपको उसकी नंबरिंग याद करनी होती है। जैसे A का 1 होता है, B का 2, C का 3, D का 4 और ऐसे ऐसे करके Z का 26 तक जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा जगह होता है। तो ऐसी ऐसी जो कोर चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, जिनका जो है यूज़ बाकी सारे टॉपिक्स में भी जो है होता है। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना। ठीक है, ऐसी ही चीज़ मैं आपको मैथ्स में भी बताऊंगा। दोस्तों अब बारी आ जाती है मैथ्स की। ठीक है, तो मैथ्स का भी दोस्तों आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने रीजनिंग का बताया कि आपको एक एक करके टॉपिक पकड़ना है। ठीक है, एक एक करके टॉपिक पकड़ना है, उसका कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद उसके 20 से 25 क्वेश्चन लगाने हैं हर एक टाइप के। ठीक है, उसी तरीके से अगला टॉपिक पकड़ना है, उसका कॉन्सेप्ट पक्का करना है अच्छे से, उसके जो है 20 से 25 क्वेश्चन लगाना है, फिर अगले को टॉपिक पे जाना है। ऐसे ऐसे करके आपके सारे के सारे टॉपिक जो है, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आप जो है मिक्स क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि पेपर जो है आपका आने वाला है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यही सही तरीका है अगर आपने जो अपनी सीट जो है रेलवे ग्रुप डी में पक्की कर रहे हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली आप मिक्स्ड क्वेश्चन पे चले जाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दोगे, यूट्यूब पे जाके जो टीचर्स करवा रहे होंगे उनमें जाके आप करना शुरू कर दोगे, तो आप नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस ही लूज़ होगा कि मैं जो है मैथ नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ में भी जो है कुछ कोर टॉपिक होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है सारी जगह होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैथ्स में आपको जो है बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन में क्या क्या आ जाएगा, आपको सिंप्लीफिकेशन करनी तो आनी ही चाहिए। जैसे आपको टेबल याद होने चाहिए, 25 तक टेबल तो याद ही होने चाहिए, आपको जो है 20 तक क्यूब तो याद ही होनी चाहिए। ठीक है, और आपको जो है 30 तक स्क्वायर तो याद ही होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों के लिए दोस्तों आप जो है किसी भी टीचर की यूट्यूब पे बेसिक मैथ की क्लासेस लगा सकते हो, जिसको देखकर आप जो है बेसिक जो है कैलकुलेशन करना सीख सकते हो। दोस्तों इसमें आपको लगभग 1 दिन लगेगा ये सारी चीज़ें करने में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाती है कुछ कोर टॉपिक्स की बात जो कि मैथ्स के सारे टॉपिक्स में इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों उनका नाम है, एक तो हो गया परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, और इसके अलावा एवरेज।
दोस्तों इनको जो है आपको पक्का करना ही करना है, ठीक है। किसी भी हालत में सबसे पहले आपको बेसिक मैथ करना है, उसके बाद ये जो 3 टॉपिक हैं इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। आपको यूट्यूब पे इन सभी की क्लासेस मिल जाएगी, मे भी आपको 3-3 घंटे की जो है वीडियोस मिल जाए, में जो टीचर्स ने जो है अच्छे से पूरा का पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक आपको समझाया होता है कि कैसे कैसे चीज़ें कर रही हैं, क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उनकी वीडियोज़ जाके देख लेना, क्योंकि इनका जो इस्तेमाल है बाकी जो टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के उनमें जो है इसका इस्तेमाल होता ही होता है। दोस्तों ये चीज़ें करने के बाद आप जो है बाकी टॉपिक्स पे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कॉन्सेप्ट पक्का करो, कुछ प्रश्न करो, कॉन्सेप्ट पक्का करो, कुछ प्रश्न करो, ठीक है। उसके बाद जो है जब सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद जो है मिक्स्ड क्वेश्चन लगाना शुरू करो और मॉक देना शुरू करो। दोस्तों इन जो टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, SICI यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे करके जो सारे टॉपिक्स होंगे आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाते हैं। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको 8 से जो है 10 दिन का टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर दिन रात मेहनत करते हो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साथ में आप प्रश्न भी करोगे उसके रिलेटेड, तो आपको इतना टाइम लग सकता है, ठीक है। इसके बाद आप मॉक लगाना शुरू कर सकते हो, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊँगा कि मॉक भी कैसे लगाने हैं, उसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अब आ जाते हैं साइंस की तैयारी पे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जनरल साइंस को कैसे प्रिपेयर किया था। दोस्तों जो हम +2 और जो ग्रेजुएशन में साइंस पढ़ते हैं वो चीज़ें नहीं पूछी जाती, जो 10th तक हमने पढ़ी होती है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, वही पूछी जाती है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया था, मैंने काफ़ी देर पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। उसके लिए मैंने क्या किया था कि NCERT की जो किताबें होती हैं उसको मैंने पढ़ा था 6वीं से लेकर 10वीं तक का। मुझे पता कि आपके पास समय नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं सुजेस्ट करता तो आपको यही सुजेस्ट करता कि आपको जो 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो NCERT की जनरल साइंस की किताबें होती हैं वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि उन्हीं में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल साइंस के, इससे बाहर नहीं आता है। तो अब जब आपके पास समय कम है तो आप क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए मैं यही सुजेस्ट करूँगा कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पकड़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पकड़ो, उनमें देखो कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, कौन कौन से टॉपिक में से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो मैं भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए जनरल साइंस के इकट्ठे कर रहा हूं। आपको जो उसके रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जो इस चैनल पे आपको जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन सारे के सारे रेलवे ग्रुप डी के मिल जाएंगे, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पकड़ो, उसको देखो कि क्या क्या टॉपिक में से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं जनरल साइंस के। जब आप सारे के सारे टॉपिक देख लोगे कि कहाँ से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि उन्हीं टॉपिक को, पूरे के पूरे टॉपिक को आपको NCERT से ही पढ़ना है, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनमें से देखो कि जनरल साइंस के क्या क्या जो है प्रश्न पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक में से पूछे गए हैं, और उन टॉपिक्स को आपको बाद में क्या करना है, NCERT से जो है सामान्य विज्ञान के वो टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि पूरे टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू कर दोगे किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डायरेक्टली, तो आपको वो बेनिफिट नहीं देंगी, आपको ऊपर से जाएगा सब कुछ, क्योंकि 1 घंटे के लिए आपको याद रहेंगी, फिर 2-3 दिन बाद जो है आपको भूल जाती है वो सारे के सारे प्रश्न, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको करना कैसे। जैसे आप जब टॉपिक देखोगे, आप प्रश्न देखोगे प्रीवियस ईयर की, आपको पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल में जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि पीरियोडिक टेबल से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आप क्या करोगे, इस टॉपिक को पकड़ोगे, NCERT से देखोगे, उसको अच्छे से जो है NCERT से ये टॉपिक अपना पक्का कर लोगे। अगर आप रीड करना पसंद नहीं करते तो आप यूट्यूब से टॉपिक कर सकते हो, अगर आप रीड करना पसंद करते हो तो आप NCERT से भी अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आप अपना जनरल साइंस का पोर्शन क्लियर करोगे। इसके बाद बारी आ जाती है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की। दोस्तों सबसे पहले करंट अफेयर की बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर बच्चे पूछते हैं कि कितना आएगा। दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 साल तक का करंट अफेयर पूछा ही जाता है, इसके अलावा उससे पिछले साल का भी पूछ सकते हैं, इनका कुछ पता नहीं होता, ठीक है। 1 साल का तक का तो जो है वो पूछा ही जाता है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक तो आप आइडिया लगा सकते हो कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है। जैसे कोई स्पोर्ट्स का इवेंट पूछा गया है,
या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी गई है, अगर ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी गई तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर सकते हो। सारा का सारा करने मत बैठ जाना, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है लग सकता है। अगर आपने पहले से कर रखा है तो अच्छा है, अभी जब जो एग्ज़ाम आने वाला है तो अभी करने बैठोगे सारा टाइम उसी में चले जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप पूरी समझदारी के साथ अपनी तैयारी करो। इसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो ऊपर ऊपर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको ही कवर करना, करंट अफेयर में ज़्यादा डीप जाने की कोशिश मत करना, ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का मैं बता दूं, उसके लिए सबको पता है कि लूसेंट बेस्ट है। लूसेंट से ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि 20 मार्क्स का जो है पोर्शन है, इस पर ज़्यादा समय मत वेस्ट करना, पर समय को बराबर बांटते हुए चलना है, ठीक है। सभी को फोकस देना, ये नहीं कि जनरल अवेयरनेस पे ही सारा समय बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है कि मॉक लगाने हैं। जब यह सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लोगे, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लगाते हो मॉक। अब बात आती है कि आपको मॉक कैसे लगाने हैं, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मॉक टेस्ट लगाना कितना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपको टाइमिंग का जो खेल है ऑनलाइन एग्ज़ाम में उसको समझने में जो है हेल्प मिलेगी। इसके बाद जो प्रेशर रहता है एग्ज़ाम के टाइम पे, रियल एग्ज़ाम के टाइम पे, उसको झेलने की जो है आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि कैसे जो है एग्ज़ाम रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपको वीकनेस, आपकी जो है वीक पॉइंट आपको पता चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी वीक हैं, उस पर जो है काम किया जा सकता है। जैसे आप एक मॉक लगाओगे, उसके बाद जो है क्या करना है, आपको एनालाइज करना होता है। सबसे पहले किन चीज़ों को एनालाइज करना होता है, जो आपके करेक्ट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो आपने गलत कर दिए क्वेश्चन, उन पे जो है एनालाइज करना होता है। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन छोड़ दिए उन पे एनालाइज करना होता है। सबसे पहली बारी आ जाती है कि हम जो है करेक्ट क्वेश्चन लगा दिए उनको क्यों एनालाइज करेंगे। दोस्तों जैसे मैथ और रीजनिंग की मैं इसमें बात कर रहा हूँ। जैसे आपने जो कोई क्वेश्चन किया मैथ का, आपका सही हो गया, पर आपको उसमें ये देखना है कि आपने क्या जो है ट्रिक लगाई या क्या ऐसी चीज़ की जिसमें आपको पूरा का पूरा 1 मिनट लग गया क्वेश्चन करने में। मतलब कि ऐसी क्या अप्रोच लगा दी जिसमें आपको 1 मिनट पूरा लग गया। मैं कैसे करके इसको 30 सेकंड में कर सकता था, ठीक है। अगर इजी क्वेश्चन होगा, जैसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा, तो इसको मैं कैसे जो है 30 सेकंड में कर सकता था, जहाँ पे मैंने 1 मिनट लगाया। ऐसे ऐसे करके आप अपना समय बचा सकते हो दोस्तों, ठीक है। एक तो ये चीज़ देख सकते हो। उसके बाद आ जाती है जो आपने गलत कर दिए प्रश्न, उसको तो आपको देखना ही है, क्योंकि जो प्रश्न आप गलत कर रहे हैं आपको गलती यहीं पे कर लेनी है मॉक टेस्ट में ही, ताकि जो आप रियल एग्ज़ाम में गलती ना करो। तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि मेरी गलती कहाँ कहाँ पे हो रही है, मैं कहाँ कहाँ पे जो है मैं वीक पढ़ रहा हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स जो है मेरे वीक हैं, कौन कौन से जो टॉपिक हैं मेरे वीक हैं, उन चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को फिर से जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है जो आपने गलत कर दी। उसके बाद आ जाती है जो चीज़ें आपने छोड़ दी, इनको भी आपको जो है अच्छे से देखना और उनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद फिर से जब आप मॉक दोगे तो आपने जो चीज़ें यहाँ पे सीख के प्रिपेयर की होगी और उनको आप अगले मॉक में अच्छे से जो है अटेम्प्ट कर पाओगे। दोस्तों अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन जो है मॉक लगाना, ऑफलाइन भी काफ़ी मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती हैं, पर आपको जो है ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब आपको बारी आती है कि आपको लगाने कहाँ से है। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट आपको मिल जाते। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रेलवे ग्रुप डी के तो मॉक टेस्ट मिल ही जाएंगे। 452 से ज़्यादा जो है टोटल टेस्ट मिल जाते हैं रेलवे ग्रुप डी के। इसके अलावा भी दोस्तों आपको 480 से ज़्यादा जो है एग्ज़ाम के जो है टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। यहाँ पे आपको एसएससी, बैंकिंग और काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के जो है 36,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी के भी इसी में आ जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं रेलवे ग्रुप डी के भी, तो उनको भी आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी के भी मिल जाएंगे, जिसको आप ऑनलाइन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इनकी जो प्राइजेज़ है काफ़ी कम है। जैसे मंथली जो है 299 में मिल जाता है, जो साल वाला है वो 399 में मिल जाता है, जो लाइफ टाइम वाला है वो उसकी वैलिडिटी 30 साल की है, और जो 599 में मिल जाता है। तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है कि आपको ये भी प्राइस नहीं पे कर रहे हैं। जब आप मेरा कूपन कोड लगाओगे JNX4WG, आपको इसमें भी जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब आप ख़रीदोगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ख़रीदना है तो वहाँ पे जाके आप ख़रीद सकते हो। यहाँ पे आपको अप्लाई कूपन का जो है ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप जो है मेरा कूपन कोड लगा देना JNX4WG, उससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक परचेज़ पर।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हर एक जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा भी काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड ही, उनको भी जाके ज़रूर देखें। हमें टेलीग्राम और फेसबुक पे भी जो है फॉलो कर लें। टेलीग्राम पे जो भी PDF मटेरियल रहता है वो हम प्रोवाइड करा देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको भी जाके ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपना कमेंट करके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।